आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। शहर बीजापुर में मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस और राज्यसभा सांसद कर्नाटका वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन का सम्मान कार्यक्रम आज शहर बीजापुर के धन्वंतरी हॉस्पिटल के करीब स्थित सागर फंक्शन हॉल में बीजापुर जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी की ओर से मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस और बीजापुर पहुंचे राज्यसभा सांसद कर्नाटका वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन का सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। इस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से पेश आने वाले सभी समस्याएं, वक्फ स्कीम्स, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के तरीके और आर्कियोलॉजिकल विभाग के साथ वक्फ की समस्याएं जैसे और भी कई विषयों पर बड़े ही गंभीरता से चर्चा की गई, जिस पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने पॉजिटिव तरीके से इन मसाइल को हल करने और इन समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। इस मौके पर बीजापुर जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष उस्मान पटेल, कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ, बीजापुर के फर्स्ट मेयर सज्जादे पीरा मुशरिफ, एडवोकेट आसिफुल्लाह कादरी, जिला वक्फ बोर्ड के वाइस चेयरमैन बंदा नवाज सांगलीकर, शकील अहमद काजी, एक्स कारपोरेटर मैनुद्दीन बिड़गी, वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर और ऑडिटर मोहसिन अहमद जमखंडी, अल्लाह बकश उकली, अकरम माशालकर के अलावा और भी कई माइनॉरिटीज लीडर और जिले के कई मुतवल्ली थे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन जमखंडी है। मैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में ऑडिटर कम इंस्पेक्टर के पोस्ट में हूँ। आज तारीख 8 तारीख को डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी की तरफ से हमारे जो राज्यसभा सदस्य हैं कर्नाटक से और जो बोर्ड मेंबर हैं सैयद नासिर हुसैन साहब, इनका सम्मान कार्यक्रम किया गया था सागर फंक्शन हॉल में। तो आज इस मुबारक मौके पे ज़िले के मुतवल्ली हजरात और कई दीगर मुस्लिम लीडर्स हाजिर थे। हमीद मुशरिफ साहब, टपाल इंजीनियर साहब और कई दीगर हजरात हाजिर थे। इस पूरे मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस में वक्फ के ताल्लुक से क्या मसलों को डिस्कस किया गया। वक्फ की जो स्कीम्स हैं, वक्फ के जो प्रॉब्लम हैं, जो आर्कियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के जो प्रॉब्लम हैं वक्फ के साथ, उसको डिस्कस किया गया। उसको हमारे ऑनरेबल बोर्ड मेंबर साहब ने बहुत पॉजिटिवली उसको लिया है। उसको लिस्ट आउट करके बोर्ड में उसको डिस्कस करेंगे ये कहा है। और सारे मुतवल्ली हजरात जो भी हाजिर थे उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया और उनके पास से सजेशंस लिया गया कि और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ में और जो भी वक्फ बोर्ड के कमिटीज़ के इश्यूज़ हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो आज के इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइज़र की तरफ से जो पहली बार डिस्ट्रिक्ट को आए हैं बोर्ड मेंबर और एमपी बनने के बाद, उनको सम्मान किया गया सैयद नासिर हुसैन साहब को। और फिर से उनका आना जाना रहता है। जिंदगी के जो इंचार्ज कांग्रेस की तरफ से उनको दिया गया है, तो उन्होंने को फिर से मीटिंग करेंगे बोले हैं और फिर से वक्फ के ताल्लुक से और जो भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व करेंगे बोले हैं। तो एक बोर्ड मेंबर खुद बीजापुर तक आके एक मुतवल्ली हजरात के एक जो भी प्रॉब्लम्स है सुना, ये बहुत कम हुआ है, ये पहली बार बीजापुर में हुआ है। तो इसी लिहाज से आज की मीटिंग की गई है। हो रहे हैं और हमारे सांगलीकर साहब और उस्मान पटेल साहब पीठ को सबके काम कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन के बहुत मुतवल्ला नहीं बन रही, वो तुम्हें भी मसीदा के या दरगाह के लेखा को थोड़ा पट कर लो, उसकी क्या काम होता है। कल एक हमारे मुस्लिम जुमा मस्जिद कब्रिस्तान को हमारे डॉक्टर नासिर हुसैन साहब कल 10 लाख रुपए उनके फंड में देने का काम कर रहे हैं और देशों को वादा भी कर रहे हैं और देते भी इंशाल्लाह। और तुम्हें भी 2-3 लाख को बहुत से काम है। दरगाह के कंपाउंड, मस्जिद के कंपाउंड
और हालांकि स्वतः जिला को तोड़ा वक़्त तोड़ को पीटला तो तुम्हें भी कर लो। बहुत जने को मुतवल्ले को वो सबको बुलाते, बहुत जने नहीं आए, बाहर कमां से भी नहीं आए। थोड़ा मुझे साहब थोड़ा बोल को और एक बार नेक्स्ट अबे कांड के बाद आते आए जब सबको बुला को और एक बार मीटिंग करने लगा तो क्या काम आए उनके तरफ से कर लेंगे। बीजापुर को क्या होना वो काम कर देते हैं उनके तरफ से और तुम्हारे तरफ से उनको शुक्रिया अदा खुश रहो। आज जो वक़्त से के कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए साहब जो दावत दिए थे उनके आदेश मुताबिक हम बहुत से मुद्दों को फोन लगा के बोले तो अपने अपने मजबूरी आमद से और आमद से शायद आज के हमारे प्रोग्राम को बहुत से कम लोग आ चुके हैं। आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, राज्यसभा मेंबर और डायरेक्टर स्टेट वक्फ बोर्ड। टोटल हमारी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी गजट के मुताबिक कब्जा हमला पूरा नहीं है तो गजट के मुताबिक 14,400 एकड़ है। तो आज हमारे गजट के नाम है, हम नाम उसका कब्जा नहीं मिल रहे। हमें कब्जे के लिए तहसीलदार ऑफिस, एसी ऑफिस, डीसी ऑफिस लेकर वो कौन सा भी कोर्ट का स्टे लाते, इंक्वायरी डाटा डालते और वो लोगों से तकरार आकर रुकने लगे। वैसे मोमेंट में भी सेकेंड सर्वे में पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में 414 एकड़ हमें आज तक उतारे गए। हमारे प्रॉपर्टी का नाम भी चढ़ाए गए, उसके मुताबिक डीसी ने ऑर्डर करके दिया। अभी सिर्फ बुद्देगढ़ तालुका एक सेकंड सर्वे का काम किया है, पूरा रेडी करके बेंगलुरु पहुंच गए। वहां का मैंने अभी बजट नहीं आ चुका। तो इसके बाद में जिसे आपको इबारत कितने अगर बोले तो इबारत टोटल 4,128 इबारत टोटल डिस्ट्रिक्ट में। इसमें लोग आकर कमिटियां नहीं कर लेते। कमिटियां क्यों नहीं कर लेते अगर बोले तो जब कोर्ट में अभी बहुत स्ट्रिक्ट चला है, पेपर्स मांगने का वजह क्या है तो वो उतारे का पूरा चकबंदी मांगते हैं। चकबंदी बाकायदा ऑफिसर की सिग्नेचर होकर आना कर बोलते हैं। वहाँ ऑफिसर क्या बोलता है, वो पंचायती का वो तहसीलदार पास हो, हमें क्या बोले तुम्हारे बजट में है, उतारने का नाम नहीं है, हमें चकबंदी हमें कैसा देना, तुम्हारा बजट मुताबिक तुम्हारा उतारा नहीं बना, हमें उसे चकबंदी नहीं देते। चकबंदी नहीं देने से हमारे पास कमिटियां नहीं होते, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए मेहरबानी करके वो उतारे में जो भी बजट के हिसाब से तो कमिटियां बनेगा भरपूर एक साल को 500 का कमिटियां लोग बना लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक ही ऑफिस है, हर ऑफिस की हर डिपार्टमेंट के ऑफिस कानून लेवल में एक हमारे ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से 60-70 किलोमीटर वो लोग आते हैं। लोग आकर हमारे पास पेपर ले जाएगा, हमें एक पेपर से लेकर हमारा कमिटियां बनाते वाले लोगों को उसमें उनको पेपर एडजस्ट करने लगो, वो हमारे पास वापस आते हैं। पहले तो मैं माजरा चाहता हूँ क्योंकि मुझे बोला गया कि थोड़ा बीजापुर में मीटिंग डेट ही स्टार्ट होते हैं, तो आईटी में वेट कर रहे थे हम लोग, कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तो बोले कि थोड़ा हम जब फोन करेंगे आप आ जाइए, क्योंकि इसीलिए इंतजार करते हुए वहीं बैठे हुए थे। आज के इस वक्त की मीटिंग के वक्त के इदारत की मीटिंग में जो हम लोगों को वक्त के चेयरमैन डीडब्ल्यूसी के चेयरमैन जनाब उस्मान पटेल साहब की तरफ से जो दावत मिली, तो उसमें मैंने यही कहा था कि जो है जितने
कम लोग, खासकर जो शहर में जो मुसल्ली हैं और DWC की जो कमेटी है, सिर्फ इतने लोगों से बैठ के कुछ गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद में अगली बार जब मैं फिर आऊँगा, क्योंकि सिंधी के इलेक्शन के सिलसिले में आना रहेगा, फिर पूरी डिस्ट्रिक्ट का टूर भी करना पड़ेगा मुझे। जब आऊँगा तो फिर इत्मीनान से हम लोग जो है बड़ी मीटिंग करके सारे मुसल्लियों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट के मुसल्लियों को, इमामों को बुला के, जिम्मेदार हजरत को बुला के हम लोग एक मीटिंग करेंगे करके मैं पहले ही बोला था। तो खुशी की बात है कि कम टाइम में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे साथ हमारे डाइस पे उस्मान पटेल साहब हैं, मुशर्रफ साहब जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, सज्जाद मुश्रिफ साहब जो मेयर थे, वो हमारे साथ में बैठे हैं। उनके साथ में फिर आसिफुल्लाह साहब हैं, सांगलीकर साहब हैं, सादत साहब हैं, हमारे खादी एडवोकेट और बहुत सारे लोग डाइस पे मेरे भी साथ में जो बल्लारी से वो लोग भी डाइस पे हैं और मौजूद हजरत। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा क्योंकि उस्मान पटेल साहब काफ़ी टाइम लेके अपनी बात रखे हैं। मैं सिर्फ 4-5 पॉइंट टच करके मैं अपनी जगह लूँगा। एक तो देखिए, बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी रहती है कि वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वक्फ बोर्ड जितने भी मसाइल पूरे कर्नाटका में मुसलमान के हैं वो सिर्फ वक्फ बोर्ड सॉल्व कर लेगी करके। ऐसा है नहीं, क्योंकि जो है पूरे स्टेट से वक्फ बोर्ड में मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ रुपए अब सारे मसाइल जो कर्नाटक के मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की तरफ से सॉल्व कर देंगे। मुझे लगता है कि गलतफहमी है लोगों की, क्योंकि इतना फंड होता ही नहीं वक्फ बोर्ड में कि वो सारे मसाइल सॉल्व करते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड अगर सही तरीके से काम करे, DWC कमेटी सही तरीके से अगर काम करें, अपना रोल सही तरीके से निभाएं, तो काफी हम लोग काम कर सकते हैं। ये बार बार जो कहते हैं कि जो है हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी कमेटी की होती है। ये प्रॉपर्टी उस शहर के बाशिंदों की प्रॉपर्टी होती है, बोर्ड की नहीं होती है। बोर्ड जो है सिर्फ एक कस्टोडियन है। मैं एक आर्टिकल बहुत साल पहले पढ़ा था जिसमें एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट एक आर्टिकल लिखा था। उसमें पार्टीशन के बारे में लिखते लिखते ये कहता है कि हिंदुस्तान में इतने वक्फ के प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो सही तरह से एक्सप्लॉइट करें तो हिंदुस्तान में पैरेलल गवर्नमेंट रन कर सकते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को बचाना, इन प्रॉपर्टीज को बढ़ाना, इन प्रॉपर्टीज को रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना, इन प्रॉपर्टीज से जो रेवेन्यू आएगा उसका फायदा हमारे कम्युनिटी को दिलाना, ये सिर्फ वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। वक्फ बोर्ड के साथ साथ जो हमारे कम्युनिटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, जो हैसियतमंद लोग हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में जो लोग इन्वॉल्व हैं, कि ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वक्फ बोर्ड के साथ हाथ मिलाएं और वक्फ बोर्ड में चाहे वो बीजापुर हो या बल्लारी हो या गुलबर्गा हो, वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स हैं वो लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और ऑफिसर जो है उस शहर के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो जिम्मेदार हजरत हैं, जो हैसियतमंद लोग हैं, उन लोगों को वक्फ की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। ऐसा नहीं कि जो है कोई भी इदारे पे हम किसी को नॉन DWC मेंबर्स को अगर हम इन्वॉल्व कर देंगे तो वो इदारे का कब्जा हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर हम लोग नॉन DWC मेंबर्स को भी जो वक्फ से नाता नहीं रखते, लेकिन मुस्लिम समाज में, मुस्लिम सोसाइटी में उनकी एक हैसियत है, वो खुद एक हैसियतमंद आदमी है, वैसे लोगों को हम लोग इन इदारों में अगर इन्वॉल्व करें, उनको इन्वॉल्व करके उनको पार्टिसिपेट करें, तो मुझे लगता है कि हमारे इदारे बचेंगे, हमारे इदारे को हम बढ़ा भी सकते हैं और उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे बोर्ड को भी फायदा होगा और कम्युनिटी को भी फायदा होगा। ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। और सरकार की तरफ से जो मदद के लिए हम लोग हमेशा वेट करते हैं, हर जगह, खासकर में बैंगलोर में बहुत सारे लोग स्टेट के कोने कोने से लोग मिलने आते हैं। हर आदमी सिर्फ यही कहता है कि भाई हमारा मामला कोर्ट में है या नहीं तो हमारे इदारे को फंड की जरूरत है। फिर फंड कोई भी सरकार आ जाए, अगर समझिए मुसलमान चीफ मिनिस्टर भी बन जाए कल, तो भी जो हम इतने इदारे जो वक्फ के हैं उन तमाम इदारों को इतना पैसा वो दे नहीं पाएगा। हम लोगों को हमारे रिसोर्सेज सेल्फ जनरेट करना पड़ेगा। अगर हर कम्युनिटी, अगर जैन कम्युनिटी अपने रिसोर्सेज को जनरेट करती है, अगर सिख कम्युनिटी अपने रिसोर्सेज को जनरेट करती है, अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अपने रिसोर्सेज को जनरेट
करते हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता जो हमारा एक तारीख रहा इस देश के अंदर 800 साल हम लोग रूल किए, हम लोग क्यों हमारे रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर सकते? हम लोग इतना जकात का पैसा निकालते हैं। कोविड के टाइम में इतना पैसा हम लोगों ने हमारे कम्युनिटी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने खर्च किया है, तो इसका मतलब है हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम लोग उसको सही तरीके से वो प्रॉपर्टी को बचाने में हम लोग काम नहीं लगा रहे, उसमें लगा नहीं पा रहे। अब आपके बीजापुर के इतने केंद्र में मैं भी वो आंकड़े देख रहा था, जितने सर्वे में हमारे नाम आए हैं कि वो प्रॉपर्टी करके, लेकिन एक्चुअल में उसके पेपर्स आपके पास है नहीं। अब ये बोर्ड आपको सिर्फ असिस्ट कर सकती है, बोर्ड आपको साथ दे सकती है, लेकिन लोकल लोग हैं, मैं लोकल लोग के मतलब से मैं ये नहीं करेंगे डीडब्ल्यूसी चेयरमैन अकेले, उनके साथ में जो लोकल जिम्मेदार लोग हैं, जब तक ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये जो सर्वे में दिखाई दे रहा वो प्रॉपर्टी का एक्चुअल आपके पास जो फाइल्स में जो पेपर्स है या आपके नाम पे है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा ना, वो डिफरेंस को आप कम करते हुए जाए तो वो डिफरेंस को आप कम कर सकते हैं। उसके लिए लोकल लोग हैं, आपके इलेक्टेड कॉर्पोरेटर। आज ही मैं सुबह में मेरे ख्याल से 10-12 मुस्लिम कॉर्पोरेटर से मुलाकात की। इसके पिछले 30 साल 40 साल की जो कॉर्पोरेटर थे, जिला परिषद में वो उसको जो जीत गया है, जो अर्बन डेवलपमेंट में जो चेयरमैन बने, वो बोर्ड चेयरमैन बने, उसके अलावा भी जो अलग अलग जो इदारे चलाते हैं, उन लोगों को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बिना उनकी मदद के एडवोकेट है, हमारे मुस्लिम एडवोकेट बहुत सारे टैलेंटेड हमारे एडवोकेट हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनको सबको हम लोग जब तक मीटिंग लेंगे, उनको जब तक हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप बोर्ड जो है आपको सिर्फ असिस्ट कर सकता, वहां से आके हम लोग बोर्ड आके मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बोर्ड में बाकी उसमें रिसोर्स नहीं होते। उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे हो या बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पे हो, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो फंड्स हैं, खासकर आप जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएमजेवाई स्कीम है, प्रधानमंत्री जन योजना करके, अब उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे देते हैं, उसमें एसेट्स क्रिएट करने के लिए पैसे देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने भी काफी उसमें बातचीत किया कि पीएमजेवाई स्कीम्स में भी जो है वोट के अंदर जो लैंड है, वो प्लान इस्तेमाल करके हम लोग परमानेंट एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आरटीओ करके हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में पास करवा लिया। उसके तहत हमें 119 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमें मिले हैं पिछले एक साल में। मेरे ख्याल से सवनूर में ऑलरेडी पैसा आ गया है, बेटगिरी करके एक विलेज है गदक से लगा हुआ है, वहां पे एक मुस्लिम हॉस्टल के लिए और कॉलेज के लिए पैसा आया है, 119 करोड़ सिर्फ कर्नाटका के सैंक्शन हो गए। इसी तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट है, स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट है, अर्बन पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, रूरल पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स है। इसके तहत हमें फंड्स मिल सकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों की है, मुस्लिम कम्युनिटी की है, लेकिन रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट लैंड मानी जाती है। इसमें गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स हैं, वो स्कीम को हम लोग थोड़ा इंटेलिजेंटली हम लोग अप्रोच करके थोड़ा डिप्लोमेटिकली टैकल करें तो बहुत सारा पैसा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा भी हम लोग को मिलेगा और उस पैसे से हम लोग फायदा भी अपनी कम्युनिटी को फायदा भी दिला सकते हैं। इमाम मौजूद का ऑनरेबल जो देना वो रेगुलरली आना शुरू हुआ है, इमाम मौजूद का जो इसके अलावा पेंशन स्कीम भी हम लोगों ने स्टार्ट की है कि जितने भी इमाम 65 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, अगर 60 साल की है 65 साल से 60 साल की उम्र में जो रिटायर होते हैं, उनको आधा ऑनरेबल हम लोग बोर्ड से देने का वो शुरू किया है। उसके एप्लीकेशन भी आपको हम लोगों ने भेजे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। उसके अलावा हमारे एडवोकेट साहब जो कादिर साहब सही कह रहे थे कि यहाँ की कमिटीज जाके वहाँ कमिटीज बन के नहीं आते हैं करके, हम लोग उसको भी पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन करा के ये केवल, क्योंकि जो है हमारे पास जो बोर्ड में आते हैं 35,000 कमिटीज है, पूरे स्टेट में 35,000 कमिटीज है। हम लोगों ने ये कहा है कि कमिटीज का जो सिलसिला है, ये कमिटीज का मामला है, बोर्ड पे लाइए ही मत। जो सिर्फ बड़े इदारों की जो कमिटीज है, या तो जिन कमिटीज में कहीं कोई डिस्प्यूट है, वैसे कमिटीज का मामला स्टेट बोर्ड में लेके आके आप क्लियर कीजिए। ये छोटे मोटे जो इदारे हैं, या तो उन इदारों में जो कंसल्टेंसी कमिटी बनी है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप क्लियर कर दे करके बोल के एक रेजोल्यूशन हम लोगों ने पास करवाया है। रजिस्ट्रेशन को पूरा पावर आपको दे दिए हम लोग, जो भी नए प्रॉपर्टी रजिस्टर हो रहे हैं, जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, यानी तो
किसी वक्त के इदारे नई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका भी जो है सारा पावर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दिए कि आप डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी उसको डायरेक्टली रजिस्टर करा सकती है, कमिटी यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और तीसरा जो है आपको वक्फ बोर्ड की मीटिंग, वक्फ एडवाइजरी की कमेटी की मीटिंग हर महीना आपको करना है और यहाँ के जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने कमिटीज हैं, जितने रजिस्ट्रेशन के मामले हैं, यहाँ सारा क्लियर करके सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए लोगों आपको वहां पे भेजना है, ये भी हम लोगों ने क्लियर करके भेजा है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हर महीना करना है, उसमें सारे क्लियरेंसेस करके आपको भेजना है। इसके अलावा मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, एक सजेस्ट करूंगा कि आप जो है हर तालुका में जो हमारे जिम्मेदार हजरत है, जो आईपीएस हजरत है, उनकी एक मीटिंग कीजिए। आप मीटिंग करके आप हमको बोलेंगे भाई ये इदारे में ये प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा आगे आके हम उनको मदद करेंगे। जब लोकल लोग जिनकी मस्जिद है, जिनके एरिया में दरगाह है, यानी तो जिनके एरिया में कब्रिस्तान है, वो क्यों अपने इदारे को बचाने के लिए आगे नहीं है? तो बिल्कुल आगे हैं, हर जगह लोग आगे बढ़ते हैं। अब मस्जिद तो वक्फ आगे नहीं बनाई ना, मस्जिद तो मोहल्ले के लोग बनाए हैं। तो अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो मोहल्ले के लोग आगे आके काम करेंगे। हम लोगों को अप्रोच करना है, आपके वक्फ ऑफिसर को लेके आप एक लिस्ट बना के हर तालुका में आप जाके मुशर्रिफ साहब है, आपके वाइस चेयरमैन साहब है, एडवोकेट साहब है, हमारे सज्जाद जी है, सारे लोगों को यहाँ से भी एक 8-10 लोगों को साथ में ले जाके वो मीटिंग कीजिए। तो वो लोग आगे सामने आएंगे, जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, जो डिस्प्यूटेड एरियाज है, वो उनको बोलेंगे इसमें ये डिस्प्यूट है, आपको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, नहीं इसको डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे काउंसिल कॉम्प्लेक्स बनना है, तो आगे आके मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि मदद नहीं करेंगे, कई जगह ऐसा काम चल रहा है। ऐसा बल्लारी में हम लोग कई इस तरह के इंस्टीट्यूशन में हम लोग काम शुरू करवाए, उनके हवाले कर दे रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि बहुत सारे कमिटीज नहीं बने हैं, जहाँ कमिटीज नहीं बन रहे हैं मुस्लिम ऑफिसर्स को आप रेकमेंड कीजिए, हम एडमिनिस्ट्रेटर डाल देंगे। अगर कमेटी लोकल लोग नहीं बना पा रहे तो आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू कमेटी बनवाएंगे। 3 महीने या 6 महीने का टाइम नहीं है हमें, वो सारे रिकॉर्ड ठीक कर देंगे, मोहल्ले के लोगों को बुलाएंगे, कंसेंसस या इलेक्शन के थ्रू कमेटी बना के देंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है, कमेटी भी नहीं है, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी बचेगी ही नहीं, उसको देखभाल करने वाला नहीं रहेगा तो आपकी प्रॉपर्टी बचेगी नहीं। ये बहुत सारे प्रॉब्लम है और सर्वे मेरे ख्याल की अभी भी अपना हो रहा है, ये क्या 2 तालुका में बचा हुआ है। ये इसी का काजी साहब ने जिक्र किया 42 प्रॉपर्टीज का, वो कल भी मैं जामिया मस्जिद गया था तो वहाँ पे भी लोग बता रहे थे। उसको कोशिश करके हम लोग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और वक्फ की ज्वाइंट मीटिंग करवाएंगे उसको। और उसके अलावा मुद्रा डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि कुछ प्रॉपर्टीज नहीं आएंगे, वो मुद्रा डिपार्टमेंट की वापस लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे हैं बाउंड्री फिक्सेशन के, उनके सभी ये सारे इश्यूज हम लोग टेकअप करेंगे। मैं तो यहाँ के वक्फ ऑफिसर से और हमारे चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा, जितने आपके इश्यूज हैं, जितने आपके डिस्प्यूट हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज का एक रिकॉर्ड बना के मुझे दीजिए। मैं केस बाय केस बोर्ड में उसको टेकअप करके सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह अगली बार जब मैं यहाँ रहूँगा तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ तो तालुका में खाली प्रॉब्लम एरियाज लेके बैठेंगे, 2 दिन बैठ के इसी के ऊपर काम करके उसको डीसीसी बात करना, मैं डीसीसी बात करूंगा। आपका आरसी मेरा क्लासमेट है, आदित्य अमलन विश्वास है शायद आरसी यहाँ पे मेरा क्लासमेट है, मैं बहुत प्रो माइनॉरिटी, बहुत प्रो मुस्लिम है, हमारा डीसीपी था, तो उनको बात करके बहुत सारे इश्यूज हम लोग टिकअप कर रिजॉल्व करवा सकते। और पीएम में आप 4-5 प्रॉपर्टीज कम से कम प्रोजेक्ट बनवा के दीजिए, मैं मुख्तार अब्बास नकवी को बात करके मैं क्लियर करवा के दे दूंगा, ताकि आपको 2-4 बड़े इदारे बनाने के लिए कुछ पैसा यहाँ पे सैंक्शन हो। इसके अलावा क्योंकि बदनाम भी हो रही है, बहुत लेट भी हुआ, लोग नमाज के लिए जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। इंशाल्लाह अगली बार जब आऊँगा तो मैं आप लोगों से पर्सनली मुलाकात करने की कोशिश करूँगा, इशूज को टेकअप करने की कोशिश करूँगा। और मेरे फंड में हो, वक्फ बोर्ड के फंड में हो, जितना भी मैक्सिमम बीजापुर में दिलाने के हो सकता मैं दिलाने की कोशिश करूँगा। और आने वाले दिनों में इसी तरह से मैं रास्ता बना के रखता हूँ। लीडरशिप की भी बात है यहाँ पे, उसको भी हम लोग एक यूनाइटेड तरीके से रिजॉल्व करके अगली बार हमारा एमएलए चुन के आए उस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। उसके अलावा भी जो है पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे एमएलए चुन के उसकी भी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर हूँ तो मैं आते जाते रहूँगा, तो उसकी भी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्योंकि एक एमएलए जीत के आता है जब सरकार बनती है, और एक सेक्युलर गवर्नमेंट की सरकार बनी तो बहुत सारे काम करने में, हम लोग को जाके लड़ने में, उनके साथ अपनी बात रखने का हम लोग को मौका मिलेगा। इस सरकार के सामने कुछ भी करे तो वो बैंक के सामने 3 बजे सरकार होता है,
कुछ भी एप्लीकेशन लेके जाए तो वो सुनने वाले हैं नहीं। तो वो अभी 1 साल 1.5 साल है, मुझे यकीन है हमारी गवर्नमेंट की सरकार आई थी, लेकिन उसके लिए हम तमाम लोगों को इकट्ठा होकर बहुत ही डिप्लोमेटिकली हम लोग को काम करना पड़ेगा, उसके लिए भी काम करेंगे। उसके अलावा मुस्लिम एमपी होने के किसी हम बोले थे कि कोई अभी कह रहे थे कि हमारी आवाज करके मैं ऑलरेडी 3 साल से राज्यसभा के अंदर और बाहर जो भी हमारे मसाइल थे उसके लिए जो आवाज उठाना था वो उठा ही रहा हूँ। मैं एमपी के अलावा AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का स्पोक्सपर्सन भी हूँ पिछले 4-5 साल से। टीवी डिबेट पे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हो, हमारी बात जहाँ रखना मैं बोली रखता हूँ। और पहला सवाल CAA NRC को लेके अमित शाह को पहला सवाल मैंने ही किया था राज्यसभा में, उसके 8 दिन उसके 2 या 3 दिन बाद जाने वाला मसला हुआ और इतना बड़ा इशू पूरे देश भर में हुआ। और ये जो किसान का जो एजुकेशन आज जो हिंदुस्तान भर में चल रहा है, ये भी पहले मैंने ही किया। जब CAA NRC में पता चला कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड कर दिए, मुझे लगा कि जो लोग किसान वाले में कर नहीं पाएंगे, इसको इशू उठाना पड़ेगा करके मैंने शुरू किया था और सस्पेंड भी हुआ था। 8 दिन के लिए 8 MP को सस्पेंड किए थे, उसमें मुझे भी सस्पेंड किए गए थे क्योंकि इतना हंगामा हम लोगों ने किए थे। तो मुझे लगा कि सिर्फ मुसलमान के नहीं, अलग अलग सेक्शन की बात हम लोगों को करना पड़ेगा और मुसलमानों को दूसरों के लिए जब तक हम बात नहीं करेंगे दूसरे हमारे लिए खड़े नहीं होंगे। उनके भी मसाइल आते हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम लोग को खड़े होना पड़ेगा। मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी के लिए तो बात करते ही रहता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रहें, आगे भी जो है इसी तरह से आप लोगों की आवाज बन के रहूंगा और खासकर बीजापुर आते जाते रहूंगा। आप लोगों का ताल्लुक रहे तो इंशाल्लाह बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी एक मुस्लिम कलेक्टिव लीडरशिप तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।